फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा विषय है मित्रों, जिसमें आप देखें कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और चाहे बैंक हो, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन हो, इन सभी परीक्षाओं में मल्टीपल्स टाइम्स प्रश्न आए हैं पंचायती राज व्यवस्था से, और आगे की परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न बनेंगे और अच्छे प्रश्न बनेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक लाइन के साथ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पंचायत हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सुदृढ़ता और सुव्यवस्था तथा हमारे मृत्युंजयी लोकतंत्र का रक्षा कवच है। और जैसा कि महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि भारत की जो असली आत्मा है वो ग्रामीण परिवेश यानी गाँव में निवास करती है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है मित्रों। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है और 1992 ईस्वी के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका, जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। यहाँ पे प्रश्न बनते हैं जो कि 1 नंबर प्रश्न में आ सकते हैं मित्रों। यानी कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था है जो कि राजस्थान के नागौर जिले में आई, और जो कि बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। और उस टाइम के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे देश के, वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइप में आप इसे रिवीजन कर पाएँ। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है तथा 1991 में संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुई, उसमें 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। तो यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, आर्टिकल 40 के तहत भारतीय संविधान में पंचायती राज का गठन किया गया है, और 1991 में जो संविधान के 73वां संविधान संशोधन हुई थी, उसके तहत 1992 करके पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया। फ्रेंड्स, अभी तक जो भी पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु जो गठित समितियां हैं उसके तहत चर्चा करते हैं, जिसमें कि प्रथम स्थान पे बलवंत राय मेहता आती है, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हुए, जो कि अपनी रिपोर्ट जो है वो 1957 ईस्वी में पेश किया था। वहीं 2 नंबर पे अशोक मेहता समिति, जो कि इसके बाद से यानी बलवंत राय मेहता समिति के बाद से आई 1977 ईस्वी में, जो कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश किया था। उसके बाद से पीवी के राय समिति जो 1985 ईस्वी में बनी, उसके बाद LM सिंघवी समिति जो कि 1986 ईस्वी में बनी। उसके बाद 64वां संविधान संशोधन विधेयक आई जो कि 1989 ईस्वी में आई। उसके बाद से 73वां संविधान संशोधन विधेयक आई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी तक जो भी पंचायती राज विकास की जो क्रम हुई, उसके तहत बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत, उसके बाद से अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत, उसके बाद से GV राव समिति बनी मित्रों, उसके बाद LM सिंघवी समिति बनी, उसके बाद थुंगन समिति अपनी रिपोर्ट पेश किया, उसके बाद से गाडगिल समिति ने भी पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। इन्होंने जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया था मित्रों। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया।
समिति द्वारा कुछ विशिष्ट सिफारिश भी दी गई जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। और पहले जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जैसा कि बलवंत राय मेहता ने किया था, उसके तहत सबसे प्रथम चरण में आपकी ग्राम पंचायत आती है। तो ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत जो होती है पहली कड़ी होती है, जिसके तहत 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रारंभिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों। और जैसा कि ग्राम पंचायत ही निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिसमें जनता के सामने होकर जवाब देना पड़ता है तथा अधिकांश कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने हेतु उनकी सहमति लेनी आवश्यक होती है। और जैसा कि ग्राम पंचायत की संरचना में मुखिया, उप मुखिया एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य, जिसे हम लोग वार्ड सदस्य के रूप में जानते हैं, सम्मिलित होती है। ये पहली कड़ी होती है फ्रेंड्स ग्राम पंचायत की। उसके बाद से दूसरे नंबर पे होती है पंचायत समिति, जिसे मध्यवर्ती स्तर भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करती है। और आगे जो सबसे ऊपर होती है वो जिला परिषद, जो कि जिला स्तर पर कार्य करती है। यह सबसे ऊपरी संस्था है मित्रों। जिला परिषद ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों का मूलतः नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का क्रम करती है। इसके तहत और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा दोस्तों कि 3 स्तरीय जो पंचायती राज पद्धति की स्थापना गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद थे। ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा गठन से जुड़े होने चाहिए। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा होनी चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपी जानी चाहिए। इसके तहत पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होनी चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होती है डीएम, जो कि जिला अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी कार्य करती है। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होनी चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। भविष्य में अधिकारों की और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं अशोक मेहता समिति के बारे में, जिसने दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पत्तनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत किया। इसके तहत 132 सिफारिशें की। इनकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार से हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट सिफारिश इन्होंने दिया। पंचायती राज व्यवस्था, जो कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के क्रम में आई, जिसके तहत जो राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रमुख बिंदु होनी चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय द्वारा होनी चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदारी हो। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायत राज्य संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। जिला स्तर के अभिकरण और विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुभेद्य समूहों के लिए आवंटित राशि आम जनता तक पहुंच रही है कि नहीं। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अतिक्रमण करने की दशा में अधिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव की जानी चाहिए।
न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। आगे है कि विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होनी चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होनी चाहिए। पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए दोस्तों। राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति भी होनी चाहिए। और आगे डिस्कस करते हैं जीवीके राव समिति के बारे में। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 ईस्वी में जीवीके राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमज़ोर हो गई है। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये सब बातों का जिक्र किया ताकि पंचायत राज व्यवस्था में जो भी विसंगतियाँ थी उनमें कुछ पाइपलाइन में कार्य किया जा सके, इसके तहत कुछ सुधार किया जा सके पंचायती राज विभाग में। इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमज़ोर हो गई है और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास, इन्होंने जीवीके राव ने बिना जड़ की घास की संज्ञा दिया था। समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिश दी थी। और आगे डिस्कस करते हैं थुंगन समिति के बारे में। 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप सभापति पीके थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। तो इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस स्थिति में ये निम्न अनुशंसा की थी। इसके तहत कुछ इम्पोर्टेंट्स फैक्ट इन्होंने दिया था और इस संबंध में इन्होंने जो कुछ भी पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उस संबंध में डिस्कस करते हैं। जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि संविधान के रूप में भी उन्हें पंचायती राज की एक विशेष दर्जा प्राप्त होनी चाहिए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, और जिस तरह से बलवंत राय मेहता ने भी त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश की थी, उसी तरह से थुंगन समिति ने भी अपनी प्रतिवेदन में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होनी चाहिए और इसे जिले में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करनी चाहिए। आगे है पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होनी चाहिए। एक संस्था का सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने पंचायती राज पर केंद्रित विषय की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। पंचायती राज के 3 स्वरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होनी चाहिए, यानी कि जिस जगह की जनसंख्या जितनी अधिक होगी या जितनी कम होगी उसके तहत ही इसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि एक तरह से महिला सशक्तिकरण एवं महिला भागीदारी को भी पंचायत व्यवस्था में सम्मिलित करने के लिए इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया। हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए और यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं के वित्त संबंधी देखरेख। और आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड गाडगिल समिति के बारे में, जिसके तहत 1988 में BN गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सके। इस संदर्भ में समिति ने निम्न अनुशंसाएं यानी रिकमेंडेशन की थी। इसके तहत पहली जो अनुशंसा थी वो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की कार्यकाल 5 वर्ष तक सुनिश्चित कर दिया जाना चाहिए। पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्य सीधा निर्वाचन होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्ट जनता के द्वारा जो मतदान होती है उसके तहत पारदर्शिता के रूप में निर्वाचन होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे तथा उन्हें
कार्यान्वित करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को टैक्सेस तथा ड्यूटीज लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होगा। एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए और इसके तहत पंचायतों को वित्त का आवंटन होनी चाहिए। एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायत के चुनाव संपन्न करवाएं। गाडगिल समिति की ये अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी। और आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को, जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी इस योजना को अपनाई, जो कि 1959 ईस्वी में लागू किया गया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को अमल किया और अपने अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय पद्धति की स्थापना की। यद्यपि 1960 में इस दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की, फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं के स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में अंतर था। उदाहरण के लिए राजस्थान ने त्रिस्तरीय पंचायत पद्धति अपनाई, जबकि तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पंचायती राज। आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इस अधिनियम के महत्व के बारे में बता दूं कि इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया। इसे पंचायत नाम से इस भाग में उल्लेखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243(9) के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। इस सूची में पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय वस्तु थे और यह अनुच्छेद 243(g) से संबंधित थे। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें कहा गया कि ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों के हिस्सा भी बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये पूरे सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर एक तरह से विश्लेषण कर पाए होंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। थैंक यू वेरी मच।